द गिल्टी कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया के जंगल से, जहाँ पे बहुत तेज़ी से आग कैलिफोर्निया के शहरों तक फैलती जा रही थी और इसीलिए प्रेसिडेंट ने इस सिचुएशन को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। कहानी में आगे हमें 911 के कॉल सेंटर के बाथरूम में जो को बताया जाता है। एक्चुअली 911 अमेरिका का एक इमरजेंसी नंबर होता है। उस दिन जो की हालत ठीक नहीं थी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, साथ ही साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा परेशान था। उसी समय जो के पास में एक आदमी आता है और कहता है कि जंगल में आग लगने के कारण आज हमें बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, इस आग ने तो पूरा माहौल ही ख़राब कर दिया। उसके बाद जो कॉल अटेंड करना शुरू कर देता है, उसको सबसे पहले एक आदमी का कॉल आता है। वो आदमी जो से एम्बुलेंस की मांग करता है। जो के कंप्यूटर में उसकी सारी डिटेल आना शुरू हो जाती है। जो उसकी बातों से पूछता है कि क्या तुमने ड्रग्स लिए। वो आदमी कहता है कि हाँ मैंने ड्रग्स लिए, लेकिन मेरा दम घुट रहा है, क्या तुम एम्बुलेंस यहाँ पे भिजवा सकते हो। जो उससे कहता है कि हाँ मैं एम्बुलेंस तो भिजवा दूंगा, लेकिन साथ ही साथ पुलिस भी तुम्हारी लोकेशन पे आ जाएगी। फिर जो उससे लोकेशन पूछता है और इतने में ही वो फ़ोन काट देता है, क्योंकि उस आदमी ने ड्रग्स ले रखी थी और उसको डर था कि पुलिस वहाँ पर आके उसे पकड़ लेगी। जो को दूसरा कॉल एक लेडी का आता है। वो उससे पूछती है कि क्या ये फायर डिपार्टमेंट है। जो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये फायर डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो बताती है कि उसकी बेटी एक जगह फंस गई है जहाँ पर आग बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। वो कहती है कि यहाँ पर एक पहाड़ पे बहुत ज़्यादा आग की लिपटें दिखाई दे रही है और वो जो से मदद मांगती है। जो उसकी कॉल को फायर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देता है और अब जो को मैथ्यू नाम के एक आदमी का फ़ोन आता है। मैथ्यू जो को बताता है कि वो यहाँ पर एक बिज़नेस के काम से आया था, लेकिन उसको यहाँ पे लूट लिया गया है। जो के कंप्यूटर से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही थी, इसलिए जो उससे उसकी लोकेशन पूछता है। मैथ्यू वहाँ पे लोकेशन नहीं बता पाता है, क्योंकि वो पहली बात तो इस जगह को जानता नहीं था, और दूसरा ये कि वहाँ पर आग लगने के कारण धुआं ही धुआं हो गया था, जिससे कि वो लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था। जो मैथ्यू से पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने लूटा है, तो मैथ्यू से बताता है कि एक लड़की ने उसे चाकू दिखाकर उसका कंप्यूटर और उसके बाकी सामान लूट लिए। मैथ्यू बताता है कि वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है। जो ये बात सुन के थोड़ा हंसता है और फिर कहता है कि तुम होल्ड करो, मैं वहाँ पर किसी डिस्पैचर को भेजता हूँ। जो है दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल करता है डिस्पैचर के लिए, तो उसकी बात यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर से हो जाती है जिसका नाम होता है बिल सार्ज। जोए बिल को पहले से ही जानता था, क्योंकि वो भी पहले पुलिस वाला था। जोई ने एक लड़के को चोरी के इल्ज़ाम में मार दिया था, जिसके कारण जोई पे केस चल रहा था, और जब तक वो केस चल रहा था उस समय तक जो को 911 के कॉल सेंटर में जॉब दे दी गई थी। जोए बिल को बताता है कि बंकल हिल पर मैथ्यू फॉरेनॉइट नाम के एक शख्स को प्रोस्टिट्यूट ने लूट लिया है, और ये बात सुन के बिल भी थोड़ा हंसता है। फिर बिल कहता है कि ठीक है, हम वहाँ पे किसी को भेज देते हैं। फिर बिल सार्ज फ़ोन काट देता है, क्योंकि अब उसको एक यूनिट को भी बंकर हिल पे भेजना था। फिर जो मैथ्यू को वापस कॉल पे लेता है और कहता है कि हमने ऑफिसर को भेज दिया है, वो अभी रास्ते में ही है, और इतना कह के जो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। जो अपने फ़ोन में अपने बेटी का फ़ोटो देखता है और जो को उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि अब उसकी बेटी उसके साथ नहीं रहती है। रीज़न यही था कि जो ने एक बच्चे की हत्या कर दी थी, जिसके कारण जो की वाइफ जो को छोड़ के चली गई थी। जोए अपनी वाइफ को कॉल करता है ताकि वो अपनी बेटी से बात कर सके, लेकिन वो कॉल वॉइस मेल में चला जाता है। जोए अपनी बेटी को गुड नाइट का मैसेज देता है और अपने काम पे चला जाता है, लेकिन जो का ध्यान उसके काम पे बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि अगले ही दिन उसकी केस की सुनवाई है और उसको उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर वो कल बेगुनाह साबित नहीं होता है तो उसकी बेटी और वो कभी भी नहीं मिल पाएंगे। और इतने में ही जो के पास बैठा हुआ आदमी जो को कहता है कि तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है, तुम कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब फाइनली जॉय कॉल अटेंड करता है। जॉय की बात एमिली नाम की एक औरत से होती है। एमिली जो से बहुत अलग प्रकार से बात कर रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बेटी से बात कर रही है। जॉय कहता है कि तुमने 911 पे कॉल किया है। फिर जॉय को लगता है कि शायद इस औरत ने पी रखी है जब ही इस तरीके से बात कर रही है। जॉय जैसे ही फ़ोन काटने जाता है, उसी समय उसको बैकग्राउंड में एक आदमी की आवाज़ आती है, और एमिली भी क्योंकि रो के बात कर रही थी, इसलिए जॉय एमिली से सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें किडनैप किया गया है, और एमिली हाँ में जवाब देती है। ये बात सुन के जॉय एकदम हैरान हो जाता है। जॉय एमिली से कहता है कि तुम ज़्यादा मत बोलना, बस मेरे सवालों का हाँ या ना में जवाब देना, और मुझे तुम्हारी बेटी समझ कर ही बात करना ताकि किडनैपर को कोई शक ना हो। फिर एमिली हाँ स्वीटी कहती है, क्योंकि एमिली की बेटी का निकनेम स्वीटी होता है। जॉय अब एमिली से सवाल पूछना शुरू कर देता है। सबसे पहले जॉय पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो। एमिली हाँ में जवाब देती है। फिर जॉय उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई हथियार है। एमिली को ये बात पता नहीं होती है। जॉय उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जॉय के पास नहीं आती है, और क्योंकि एमिली बताती है कि उसे किसी गाड़ी में कहीं ले जाया जा रहा है। जॉय एमिली को कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ोन होल्ड पे डाल रहा हूँ, किडनैपर को ये लगना चाहिए कि तुम अपनी बेटी को मना रही हो, बिल्कुल उसी तरीके से बात करो जैसे कि तुम अपनी बेटी को मना रही हो। फिर जॉय एमिली के कॉल को होल्ड पे डालता है और कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल पे कॉल करता है। जॉय कहता है कि एक औरत को किडनैप किया गया है, वो गाड़ी में है जो कि ईस्ट की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही है।
वो ऑफिसर कहती है कि हाँ वहाँ पर एक हमारी यूनिट है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि वो कौन सी गाड़ी में है। जॉय कहता है कि तुम ईस्ट की तरफ जाओ, अगर एमिली के पास तुम होगे तो एमिली मुझे बता देगी और मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अब जॉय वापस एमिली को लाइन पे ले लेता है। जॉय एमिली को कहता है कि मैं अब कार के कलर का नाम लूँगा, जो कलर तुम्हारी कार का है तुम वहाँ पे ठीक है बोल देना। जॉय जैसे ही सारे कलर का नाम लेता है उसी समय वाइट कलर पे एमिली ठीक है बोल देती है। जॉय एमिली से पूछता है कि क्या वो एक ट्रक है या कार है, तो एमिली वहाँ पर वैन बोल देती है, जिससे कि किडनैपर को थोड़ा बहुत शक होने लग जाता है और उसी समय एमिली वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। जैसे ही एमिली ने फ़ोन कट करा उसी समय जो को एक दूसरा कॉल आता है। ये कॉल उस पुलिस वाले का रहता है जो कि ईस्ट की तरफ एमिली को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। जॉय उसे कहता है कि वो एक वाइट वैन में है, तुम्हें जहाँ पर भी वाइट वैन दिखे उसको रोक लेना। वहीं पर ही उस पुलिस ऑफिसर को सामने एक वैन दिखती है, लेकिन धुएं के कारण वो उस कलर को पहचान नहीं पाते हैं। पुलिस ऑफिसर उस वैन को रुकवाता है और उसकी चेकिंग करना शुरू कर देता है। बाद में जॉय को मालूम पड़ता है कि इन लोगों ने गलत वैन को रोका है। अब जॉय कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल पे कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम सारे फ्रीवे बंद करा सकते हो, तो वहाँ पर वो ऑफिसर मना कर देती है। जॉय को गुस्सा आ जाता है, वो फ़ोन कट कर देता है। बाद में वो एमिली की और डिटेल निकालता है तो उसे एक नंबर मिलता है। जॉय उस नंबर को डायल करता है। उसके बाद वो कॉल एक बच्चे उठाती है जिसका नाम एबी होता है। एबी जॉय से कहती है कि मेरी मम्मी और डैडी कोई भी घर पे नहीं है। एबी रो रही होती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके मम्मी और उसके डैडी उसको छोड़ के चले गए हैं। वहीं पर ही जॉय को एबी से उसके डैडी का नंबर मिल जाता है और उसका नाम हेनरी होता है। एबी बस 6 साल की होती है, साथ ही साथ उसका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम ओलिवर होता है, लेकिन वो एक बेबी है। एबी बहुत डरी हुई होती है, वो जॉय से कहती है कि उसको उसकी मॉमी चाहिए। वहीं पर ही जॉय एबी से वादा करता है कि वो उसकी मॉम को उसके पास बहुत जल्द पहुंचा देगा। जॉय एबी से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम 911 पे कॉल कर सकती हो। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही जॉय उस नंबर से हेनरी की पूरी डिटेल निकाल लेता है। जॉय को ये बात मालूम पड़ जाती है कि एमिली का किडनैप हेनरी ने ही किया है, क्योंकि एमिली और हेनरी की लड़ाई हुई थी और हेनरी के पास वाइट कलर की वैन भी है। फिर जो कॉल सेंटर में सबको कहता है कि अगर किसी को भी एमिली नाम की एक महिला का कॉल आए तो सब मुझे बताना। जॉय वहाँ से उठ के एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करता है और अब वो सारी कॉल उसी कमरे से अटेंड करेगा। जॉय सार्ज को कॉल करता है और उसे एमिली के घर जाने को कहता है, क्योंकि वहाँ पर एबी और ओलिवर दोनों ही अकेले हैं और साथ ही साथ एबी बहुत ज़्यादा डरी हुई भी है। जॉय सार्ज से ये कहता है कि एक यूनिट एमिली के घर पे भेजो और दूसरी यूनिट हेनरी के घर पे भेजो, ताकि हेनरी के घर से हमको कुछ ना कुछ क्लू मिल सके और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके घर के दरवाजे को भी तोड़ देना। सार्ज कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये तुम्हारा काम नहीं है और मैं एक यूनिट एमिली के घर पे भेज देता हूँ। और इतने में ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। जॉय एमिली को अपने पर्सनल नंबर से कॉल करता है, लेकिन एमिली का कॉल नहीं लगता है और वो कॉल वॉइस मेल में चला जाता है, इसलिए जॉय इस कॉल को काट देता है। उसके बाद जॉय अपने वाइफ को कॉल करता है। जॉय की वाइफ जॉय से कहती है कि हमें 6 महीने हो चुके हैं अलग हुए हुए और तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल नहीं कर सकते, अभी रात की 2 बज रही है। जॉय कहता है कि मुझे बस पेज की याद आ रही थी, पेज जॉय की बेटी का नाम है, लेकिन जॉय की वाइफ कहती है कि मैं अभी तुम्हारी उससे बात नहीं करा सकती, अभी वो सो रही है। उसके बाद जॉय की वाइफ फ़ोन काट देती है और अब जॉय हेनरी को फ़ोन करता है। जॉय हेनरी को कहता है कि मैं जॉय बेलर बोल रहा हूँ, LAPD कम्युनिकेशन से, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे घर पे अकेले हैं और डरे हुए भी। हेनरी कहता है कि मैं अब उनके साथ नहीं रहता, हम कब के अलग हो चुके हैं। जॉय हेनरी से पूछता है कि तुम्हें पता है एमिली कहाँ है, तो हेनरी वहाँ पे साफ मना कर देता है। इस बात से जॉय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जॉय हेनरी के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि मुझे पता है कि एमिली तेरे पास है, मुझे ये भी पता है कि पहले तू जेल में था, अगर तूने मुझे नहीं बताया कि तू एमिली को कहाँ ले जा रहा है तो तेरे को वापिस से जेल में जाना पड़ सकता है। क्या तेरे को वापिस से जेल में जाना है? हेनरी ये कहता है कि क्या मजाक है। उसके बाद वो लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी कॉल काट देता है। उसके बाद जॉय और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद जॉय रिक को कॉल करता है। जॉय रिक को फुटहिल्स पे जाने का कहता है, लेकिन जिस तरीके से रिक जॉय से बात कर रहा था, जॉय को ऐसा लग रहा था कि रिक ने पी रखी है। जॉय रिक से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे अकेले विटनेस हो, कल तुम्हें कोर्ट भी आना है और तुम नशे की हालत में कोर्ट में नहीं आ सकते। रिक कहता है कि हाँ मुझे पता है, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम पहले जॉय और रिक जब साथ में पुलिस ऑफिसर थे, उस समय जॉय ने गुस्से में एक 19 साल के बच्चे को मार दिया था और इसीलिए जॉय पे केस भी चल रहा है। और कल के दिन यानी अगले दिन रिक जॉय के लिए झूठी गवाही देगा जिससे कि जॉय बच जाएगा। रिक कोर्ट में ये कहने वाला था कि जॉय ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। जॉय रिक को एड्रेस बताता है कि उसको फुट हिल्स में एग्जैक्ट किस लोकेशन पे जाना है और वहीं पर ही जॉय के पास एक लेडी आती है। वो जॉय से बोलती है कि तुम्हारे लिए एक बच्ची का कॉल आया है। जॉय से पूछता है कि क्या उसका नाम एबी है। वो लेडी जॉय से कहती है कि उसने मेरे को अभी तक उसका नाम नहीं बताया। जॉय से कहता है कि तुम वो कॉल मुझे फॉरवर्ड कर दो। जॉय एबी से कहता है कि तुम गेट खोल दो, बाहर पुलिस वाले वो तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। फिर जॉय की ऑफिसर टीम से बात होती है जो कि एबी के घर के अंदर आ चुका है।
ऑफिसर टीम जॉय को बताता है कि उसके हाथ और शर्ट पे खून लगा है। जॉय ऑफिसर टीम को कहता है कि तुम जल्द से जल्द ओलिवर को ढूंढो। ऑफिसर टीम जैसे ही बेडरूम में ओलिवर को ढूंढने के लिए जाता है और बेडरूम में जाते ही वो एम्बुलेंस को बुलाने लग जाता है। ऑफिसर टीम कहता है कि जल्द से जल्द ओलिवर की सांसें चेक करो और फिर कॉल कट हो जाता है और जॉय फ्रस्ट्रेटेड के साथ डरा हुआ भी होता है। और अब जॉय को रिक का कॉल आता है। रिक जॉय से कहता है कि मैं उस एड्रेस पे पहुंच गया हूँ। रिक जॉय को कहता है कि लगता है घर में कोई भी नहीं है। जॉय रिक से कहता है कि तू दरवाज़ा तोड़ दे। रिक जॉय से कहता है कि क्या मजाक कर रहा है क्या, तू मुझे ये बता कि तूने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है। जॉय कहता है कि जिस घर में तू है उस इंसान ने अपने बच्चे को मार दिया और अपनी वाइफ को भी किडनैप कर लिया है। अगर तू अंदर जाएगा तो हो सकता है कि हमें वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि हम पता लगा सके कि हेनरी एमिली को लेकर कहाँ गया है। रिक को वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेटर्स मिलते हैं। जॉय रिक से कहता है कि तू इन सारे लेटर्स को पढ़, उसके बाद कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। और अब जॉय वापस से एमिली को कॉल ट्राई करता है और बहुत टाइम बाद एमिली जॉय का कॉल उठा लेती है। जॉय एमिली से पूछता है कि क्या तुमने सीट बेल्ट पहन रखा है, तो एमिली कहती है कि नहीं। फिर जॉय पूछता है कि क्या हेनरी ने सीट बेल्ट पहन रखा है, तो एमिली कहती है नहीं, उसने भी नहीं पहना है। फिर जॉय एमिली को कहता है कि तुम्हें जोर से हैंड ब्रेक खींचना है। फिर एमिली हैंड ब्रेक खींचती है और वापस से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी कॉल कट जाता है। कुछ समय तक जॉय बार बार एमिली को कॉल करता है और एमिली कॉल अटेंड नहीं करती है। फिर कुछ टाइम बाद एमिली जॉय का कॉल वापस से अटेंड करती है। एमिली जॉय को बताती है कि हेनरी ने उसे वैन की डिक्की के अंदर बंद कर दिया है और अब उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जॉय एमिली का कॉल होल्ड पे डाल के कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल पे कॉल करता है और उन्हें कहता है कि तुम अपनी यूनिट को 10 से 210 के बीच में भेज दो। उसके बाद जॉय वापस से एमिली को लाइन पे लेता है। एमिली रोते हुए जॉय को कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। जॉय एमिली को कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जॉय एमिली को कहता है कि तुम्हें वहाँ पर एक ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जो कि तुम्हारी रक्षा कर सके। वहाँ पर तुम ध्यान से देखो, कोई पत्थर या कुछ ऐसी चीज़। एमिली को वहाँ पर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स दिखता है। जैसे ही एमिली उस कार्डबोर्ड के बॉक्स को खोलती है उसके अंदर से एमिली को एक ईंट मिलती है। जॉय एमिली को कहता है कि बहुत बढ़िया, जैसे ही वो डिक्की का दरवाज़ा खोलेगा तुम अपनी पूरी ताकत से उस ईंट से उसके सर पे मारना, उससे चाकू ले लेना ताकि वो तुम पे वापस से हमला ना कर पाए, और मुझे तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि तुम कहाँ पर हो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। एमिली जॉय से पूछती है कि क्या ओलिवर ठीक है। वो बहुत रो रहा था, उसके पेट के अंदर सांप था। एमिली रोते हुए कहती है कि मैंने ही सांप को निकाला, मैंने सारे सांप बाहर निकाल दिए। अब जॉय एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एमिली ने ये काम किया है। उसको ऐसा लग रहा था कि हेनरी ने ऐसा किया है। थोड़ी देर बाद जैसे ही हेनरी डिक्की को खोलता है उस समय एमिली उस ईंट से जोर से हेनरी के सर पे मार देती है और वापस से कॉल कट हो जाता है। अब जॉय को रिक का कॉल आता है। रिक जॉय को बताता है। रिक को हेनरी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ साथ एमिली के मेंटल हॉस्पिटल के पेपर भी मिले। अब जॉय समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद जॉय हेनरी को कॉल करता है और उसके बाद जॉय को ये मालूम पड़ता है कि हेनरी एमिली को मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा था, उसे किडनैप नहीं कर रहा था। हेनरी जॉय को कहता है कि एमिली ने मुझ पर हमला किया है। जॉय हेनरी को कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो मेरी ही गलती थी, मैं वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचा देता हूँ। हेनरी रोते हुए जॉय को मना कर देता है, कहता है कि मुझे मदद नहीं चाहिए, हमारी कोई भी मदद नहीं करता, ना पुलिस, ना लॉयर, ना डॉक्टर। एमिली ने ओलिवर को मार दिया और मेरे पास उसकी दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं थे। और यहाँ पर हेनरी बहुत देर तक रोता है और यहाँ पर जो भी चुपचाप हेनरी की बात सुन रहा होता है। हेनरी जो से कहता है कि मेरी बात सुनो। एमिली को कुछ भी आइडिया नहीं है कि उसने क्या किया है। उसको ऐसा लगता है कि उसने ओलिवर की हेल्प करी है। उसके बाद हेनरी रोते रोते फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद जॉय बार बार एमिली को कॉल करता है लेकिन एक बार भी एमिली कॉल को नहीं उठाती। इससे जॉय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद जॉय के पास एक आदमी आता है। वो जॉय से कहता है कि तुम्हारे लिए एक कॉल आया है, कोई एमिली करके बात कर रही है और वो ऐसा कह रही है कि उसने तुमसे पहले भी बात करी है। हेनरी उसे जल्दी से कॉल को फॉरवर्ड करने का कहता है। जॉय एमिली से पूछता है कि तुम आखिर कहाँ पर हो। एमिली कहती है कि मैं ओलिवर और एबी को ढूंढने जा रही हूँ। जॉय एमिली से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम लोकेशन बता सकती हो। तो एमिली जॉय की बात सुनती नहीं है। वो बस यही कहती है कि मैं ओलिवर और एबी को ढूंढने जा रही हूँ, उन्हें एक्वेरियम ले जाऊँगी। फिर जो है बैकग्राउंड नॉइस पे सुनता है कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। फिर जॉय को एकदम से पता चलता है कि वो 210 ओवरपास ब्रिज पर है। वो कॉल सेंटर में कहता है कि जल्दी से जल्दी डिस्पैचर को कॉल करो और उसे कहो कि मुझे एमिली मिल गई है, वो 210 ओवरपास ब्रिज पर है। एमिली के हाथ पे और कपड़ों पे खून लगा था जिससे एमिली को ऐसा लग रहा था कि उसने किसी को मार दिया है। उसको ऐसा लग रहा था कि ये हेनरी का खून है और वो बहुत ज़ोर से रो रही थी। जो एमिली से कहता है कि ये मेरी गलती है, मेरे कारण तुम उस ओवरपास ब्रिज पर हो, प्लीज़ वहाँ पे कुछ भी गलत काम मत करना। जॉय ये कहता है कि सब लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हेनरी भी तुम्हारी मदद करना चाहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एबी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, प्लीज़ तुम कुछ भी गलत कदम मत उठाना।
अभी भी एमिली को पछतावा होता है कि उसने किसी को मार दिया है। फिर जो उसको बताता है कि उसने भी एक 19 साल के बच्चे की हत्या कर दी थी, यानी उसे गोली मार दी थी। उस बच्चे की कुछ भी गलती नहीं थी। 19 साल का एक बच्चा जिसका नाम जोसेफ था, उसको मैंने मार दिया था। एमिली जॉय से पूछती है कि तुमने आखिर उसको क्यों मारा। जॉय कहता है कि मैं नहीं जानता, मेरे को बस गुस्सा आ रहा था, मैं उसे सबक सिखाना चाहता था और फिर मैंने उसे मार दिया। फिर जॉय रोने लग जाता है। जॉय कहता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता, मैंने एबी को प्रॉमिस किया है कि तुम सही सलामत घर पे आ जाओगी। फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर जॉय वापस एमिली को कॉल करता है, लेकिन एमिली का कॉल नहीं लगता है। फिर जो कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल को कॉल करता है, वहाँ की ऑफिसर जॉय को बताती है कि वो ओवरपास से नीचे आ गई है और हमें मिल गई है, हमारे ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया है। वो जॉय को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब जॉय के पास एक लेडी आती है जो कि उसे ऑफिसर टीम का मैसेज देती है। वो कहती है कि ऑफिसर टीम ने ये कहा है कि वो बेबी यानी ओलिवर अभी आईसीयू में है, यानी वो अभी जिंदा है और तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने आज ही के दिन दो जने की जान बचाई है। जॉय बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी उसे वहाँ पर वॉमिट होने लग जाती है। फिर जॉय जर्नलिस्ट को कॉल करता है और उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसने उस 19 साल के बच्चे को गुस्से में मार दिया था और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। और यहीं पर ही इस कहानी का अंत हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना।